हेलो साथियों, विजयम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज विजयम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय भाषाएं। साथियों, आधुनिक भारतीय भाषाएं देखने से पहले हम देखेंगे एक मोटिवेशनल कोट। साथियों, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। साथियों, इतिहास लिखने के लिए या अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारा हौसला ही कम होगा तो हम एक बार में ही गिव अप कर देंगे, और यदि हमारा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम गिव अप नहीं करेंगे और हमारे टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हम सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति होती है शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी की पहली हम बोली की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी, इसे खड़ी बोली हिंदी भी कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी के कई नाम हैं: हिंदुस्तानी, कोरवी, सरहिंदी और खड़ी बोली इत्यादि। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी ब्रज भाषा की तुलना में कुछ खड़ी खड़ी जान पड़ती है, इसलिए इसे खड़ी बोली हिंदी कहा गया है। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और 1803 ईस्वी में प्रेम सागर की भूमिका में लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्रीय विस्तार देखें तो हम पाएंगे कि खड़ी बोली हिंदी दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, अंबाला और दिल्ली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली के महत्वपूर्ण लेखक और कवि हुए हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला जी और दिनकर आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे दिनकर की जो कुरुक्षेत्र कविता है उसकी पंक्तियां हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है, अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी। साथियों, इसमें दिनकर जी ने खड़ी बोली हिंदी में कुरुक्षेत्र के समय, महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण के विचार बताए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे बांगरू भाषा। बांगरू भाषा हरियाणवी का ही दूसरा नाम है बांगरू। ठीक है, इसे हरियाणवी या हरियाणी भी कहते हैं। ये शुष्क व उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, जो बांगड़ भूमि वाला क्षेत्र है, वहां पर उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बांगरू कहते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति और विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा जो वर्तमान हरियाणा जो राज्य है उसके करनाल, रोहतक, हिसार और दिल्ली के क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा में लोक साहित्य की रचना हुई है, जैसे वहां के लोक साहित्य की में कुछ काव्य रचना हुई है। वहां की भाषा में के है, बालक, ऐसे शब्दों और अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जैसे बिना बात कही बाबू ते पीटना याद है, याद से, माँ के आंचल में जाके छिपना याद से। ठीक है, तिरछी मांग पाड़, नया सेठ पहर के
नहा धो के रेत में लिटना याद से। साथियों, हरियाणवी बोली में है की जगह से का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो यहां से आया है, यहां से आया है। ठीक है, तो है के स्थान पर से बोला जाता है। अब हम आगे देखेंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा यह है पश्चिमी हिंदी की एक महत्वपूर्ण भाषा है, जिसमें काफी साहित्यिक रचनाएं की गई, मुख्यतः भक्ति काल। और रीतिकाल। वह प्रारंभिक आधुनिक काल भक्ति काल, रीतिकाल व प्रारंभिक आधुनिक काल के कवियों ने ब्रजभाषा में काफी साहित्यिक रचनाएं, काव्यों की रचना की। भक्ति काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ ब्रजभाषा का। तुलसीदास, सूरदास और नंददास, वल्लभाचार्य, विठलदास आदि ने ब्रजभाषा में साहित्य की रचना की। मीराबाई आदि ने भी ब्रजभाषा में काफी साहित्यिक रचना की। ठीक है, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भाषा भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि जो भक्तिकालीन साहित्य था, काव्य थे, महाकाव्यों की भी रचना ब्रजभाषा में की गई है। ब्रज का आश्रय पशुओं के समूह या चारागाह से लिया जाता है। इसका विकास भी सोरसेन या ब्रज से हुआ है। यह अब हम इसका क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे साथियों। तो क्षेत्रीय विस्तार इसका है राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला इलाका, मथुरा, आगरा, ये वाला क्षेत्र ब्रज का क्षेत्र है। ठीक है, ब्रज भाषा का क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले और पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश के जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। यमुना नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसमें बुलंदशहर आ गया, अलीगढ़ आ गया, आगरा आ गया, मथुरा आ गया, एटा आ गया, मैनपुरी आ गया, बदायूं और बरेली में भी ब्रजभाषा बोली जाती है। मानक हिंदी को छोड़कर हिंदी में सबसे अधिक समृद्ध साहित्य ब्रजभाषा में ही मिलता है। ठीक है, 15वीं से 18वीं शताब्दी तक न केवल ब्रज क्षेत्र बल्कि पूरे उत्तर भारत में अधिकतर साहित्य ब्रजभाषा में ही लिखा गया था। भक्तिकालीन और रीतिकालीन कुछ प्रसिद्ध कवियों जैसे सूरदास, मीराबाई, रहीम, रसखान, नंददास, बिहारी, देव, घनानंद, सेनापति, भूषण और आधुनिक कालीन कुछ प्रसिद्ध कवियों जैसे भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उत्कृष्ट कोटि का साहित्य लिखा। ठीक है, फिर हम देखेंगे सूरदास की भ्रमर गीत सार की कुछ पंक्तियां, जिसमें वो कृष्ण जी के बाल रूप का और उनकी क्रियाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरिन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकरनी मनुमत मधु गन मादक मधुई पिए, कंठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर ये, धन्य सूर एको पल इही सुख का सत्कल्प जिए। साथियों, इसमें सूरदास जी ने ब्रज भाषा में भ्रमर गीत सार और सूर सागर में की जो रचना की थी वो ब्रज भाषा में की थी। और सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि थे। उन्होंने कृष्ण भक्त के बाल रूप की बहुत ही वात्सल्यपूर्ण रचना की है। अब हम आगे देखेंगे बुंदेली बोली। बुंदेली बोली भी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। बुंदेली भूमि
ब्रज और उस ब्रज के आगे वाले हिस्से को पूर्व में बुंदेलखंड वाला जो प्रदेश है, इसे बुंदेली या बुंदेलखंडी भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति भी शोरसेन अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब इसका क्षेत्र में मैप के माध्यम से बताऊंगा। ये वाला झांसी वाला क्षेत्र, झांसी, इटावा, मध्य प्रदेश, सागर वाला इलाका बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, विदिशा, रायसेन जैसे जिलों, रायसेन आदि जिलों में बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। मैं आपको यहां बता दूं, ये बुंदेलखंड एक पठारी भाग है। यहां पर इस क्षेत्र में बुंदेली बोली बोली जाती है। ठीक है, इस बोली में साहित्य बहुत लिखा गया है। बुंदेलखंड में क्षेत्र में से यद्यपि केशवदास जो रीतिकालीन कवि थे, पद्माकर, भूषण, लाल कवि, गंगाधर व्यास, जगनेक आदि प्रमुख कवि रहे हैं, किंतु इस क्षेत्र के कवियों ने प्राय ब्रज भाषा में अधिक लिखा है। बुंदेली में कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से कम लिखा है। ठीक है, जैसे एक कवि ने लिखा है, अपने नहीं होत पराए पिया, यह जानत में अरु वेदन गाई, सो अवहेली के प्रीति करी, गुरु लोगन की कुलकानी गवाई, ठाकुर ते न भये अपने, अब कौन को दोष लगाइए माई, दूध की माखी उजागर बीच, सुहाई में आखिन देखत खाई। बुंदेलखंडी एक कवि हुए हैं ठाकुर, ठीक है, जो रीतिकालीन कवि हैं। उन्होंने इस कविता की कुछ पंक्तियां, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, जो बुंदेलखंडी में लिखी गई हैं। फिर हम नेक्स्ट भाषा देखेंगे कन्नौजी। कन्नौजी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कन्नौज कान्याकुब्ज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, बोली है। ठीक है, कन्नौजी और ब्रज में काफी समानता है। क्यों है समानता? क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत ही पास पास में एक दूसरे में समाहित भी होता है। ठीक है, कन्नौजी से अलग साहित्य नहीं रचा गया, ब्रजभाषा में ही उस समय के साहित्य की रचना की गई थी। ठीक है, लेकिन वहां के लोगों की जो बोली है उसमें कुछ अंतर मिलता है ब्रजभाषा से। ठीक है, कन्नौजी के प्रमुख, कन्नौजी भाषा के या उस क्षेत्र के प्रमुख रचनाकारों में प्रमुख हैं चिंतामणि जो रीतिकालीन कवि हैं, भूषण, मतीराम, नीलकंठ आदि। इन्होंने भी ब्रजभाषा में ही अपने साहित्य की रचना की है। ठीक है, जैसे कन्नौजी में क्या लिखा है? छुट्टी आओ पानी औ, छुट्टी आओ देसू, रोटिन की खातिर मिलो हई प्रदेशु, जाड़िन मई यादी आई कथरी औ खेस, लाई कोई खटिया पई करे हमई पेश। ठीक है, तो ऐसी बोली कहाँ बोली जाती है? हमई, करई, औ। ठीक है, ये बोली बोली जाती है कन्नौजी बोली की बोली है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिणी हिंदी। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिणी हिंदी। ठीक है, दक्षिणी हिंदी जो दक्षिण का पठार है
दक्कन का पठार है, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी है। इसका जन्म कब माना जाता है? 1307 ईस्वी के आसपास माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत को विजय करने के लिए निकले और वहां तक पहुंचे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वहां उत्तरी भारत के हिंदी भाषी लोग जा जाकर बसने लगे। ठीक है, तो वहां हिंदी और वहां की जो क्षेत्रीय भाषा थी, उनके मिक्सचर से जो उत्पन्न हुई है, उनके मिलन से जो भाषा उत्पन्न हुई, वो दक्कनी हिंदी थी। ठीक है, तो 1347 ईस्वी में दक्षिण में बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, जो 5 भागों में विभाजित हुआ बाद में। जैसे बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर में बरोद शाही, बरार में इमाद शाही, अहमदनगर में निजाम शाही साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार उत्तर भारत के मुस्लिम शासक जब अपने साथ हिंदी भाषी जनता को दिल्ली मेरठ से दक्षिण में ले गए, तो उनकी भाषा से जो नई भाषा उत्पन्न हुई, धीरे धीरे विकसित हुई, वो दक्कनी हिंदी थी। ठीक है, दक्कनी हिंदी के लेखकों में महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन हुए? मोहम्मद औफी, मसूद, दूसू दराज, मोहम्मद हुसैनी, अब्दुल हुसैनी, मोहम्मद अली कुतुब शाह, अजमत प्रमुख लेखक थे। ठीक है, धीरे धीरे दक्कनी हिंदी के साहित्यकार उर्दू, फारसी साहित्य रचने लगे। अब हिंदी की एक शैली के रूप में दक्कनी हिंदी स्थापित हो चुकी थी। इसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी तथा हैदराबादी, क्योंकि हैदराबाद वाले क्षेत्र में भी दक्कनी हिंदी बोली जाती है। उसकी जो उपबोली है उसे क्या कहेंगे? हैदराबादी। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे जो मोहम्मद हुसैन थे, इनको गेसू महाराज भी कहा जाता था। इन्होंने कुछ रचनाएं की, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कुछ पंक्तियां हैं जैसे लाम मानिंद है गेसू मेरे घनश्याम के, काफिर है वह जो बंदा नहीं इस्लाम का। ठीक है, इसमें कहा है, गेसू महाराज ने कहा है कि वो बंदा जो इस्लाम का नहीं है, उसे वो है काफिर है। ठीक है, तो दक्कनी हिंदी का विस्तार भी हमने देखा कि हैदराबाद, बीदर, उस वाले क्षेत्र में, बीजापुर वाले क्षेत्र में दक्कनी हिंदी का विस्तार हुआ, विकास हुआ। ठीक है, इस तरह हम पश्चिमी हिंदी के महत्वपूर्ण बोलियां कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पूर्वी हिंदी और कुछ अन्य बोलियां। ठीक है, धन्यवाद।